वेलकम स्टूडेंट्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट फोर्थ और डिटेल में पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, यानी कि हमारे देश की करेंसी और फॉरेन कंट्री की करेंसी के बीच एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, वो कैसे निकाला जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के कुल मिलाकर 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसमें डिमांड और सप्लाई के द्वारा पता लगाया जाता है कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, यानी कि $1 कितने का होना चाहिए, या कोई भी विदेशी करेंसी हो सकती है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा तय किया जाता है कि $1 कितने का होना चाहिए। अगर डिमांड और सप्लाई के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू डिसाइड की जा रही है, तो उसमें हो सकता है कि हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो कहलाएगा एप्रिसिएशन। और अगर हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तब वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन। और अगर यही काम गवर्नमेंट ने जानबूझकर किया, यानी कि हमारे देश के रुपए को मजबूत बना दिया, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तब वो कहलाएगा रिवैल्यूएशन। और अगर कीमत को घटा दिया गया तब वो कहलाएगा डिवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन में हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि अगर $1 पहले 80 रुपीज़ का था, वो 70 रुपीज़ का रह जाता है, तो ये डॉलर की वैल्यू घटी है, लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, इसलिए इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब कीमत का बढ़ना। और यहां पर एप्रिसिएशन होने की वजह से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट हमारे देश का बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट कम होने का कारण है फॉरेन करेंसी की वैल्यू का डाउन होना, क्योंकि फॉरेन करेंसी 80 रुपये से 70 रुपये पे आ गई, तो फॉरेनर्स के लिए हमारे देश के गुड्स अब महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो उन्हें कम खरीदेंगे, अर्थात हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और हमारे देश के लोगों के लिए फॉरेन कंट्रीज़ के गुड्स सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि हमारा रुपया मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। सेम यही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा रिवैल्यूएशन में। अंतर केवल ये है कि यहाँ पर जो आपको डॉलर की कीमत घटती हुई दिखाई दे रही है, ये डिमांड और सप्लाई से नहीं घटी है, बल्कि ये गवर्नमेंट ने जानबूझकर घटाई है, जिसकी वजह से हमारे देश के रुपए की वैल्यू बढ़ गई, जिसे बोलेंगे यहां पर रिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन में इसका उल्टा होगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि $1 80 रुपये से आ गया मान लो 90 रुपये पर, पहले 80 रुपीज़ का था और न्यू प्राइस हो गई उसकी 90, जिसकी वजह से हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि अब फॉरेनर्स के लिए हमारे देश के गुड्स सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी है। और हमारे देश के लिए फॉरेन के गुड्स महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। सेम यही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा डिवैल्यूएशन में। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर जो कीमत बढ़ी हुई आपको दिखाई दे रही है डॉलर की, 80 to 90 आ गया है, ये गवर्नमेंट ने जानबूझकर कीमत बढ़ाई है और हमारे देश के रुपए को कमज़ोर किया है। रुपए को कमज़ोर किया क्यों है गवर्नमेंट ने? क्योंकि इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए हमारे गुड सस्ते हो जाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और तीसरा तरीका है मैनेज्ड फ्लोटिंग, जिसको पिछली स्लाइड में आपको नहीं पढ़ाया गया था, पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, इसलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तीसरा तरीका है मैनेज्ड फ्लोटिंग, जो कि एक कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, यानी कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के द्वारा कीमत तय की जाएगी, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट का उसमें इंटरवेंशन होगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस कीमत को जो डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय की गई है उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। डिटेल में पढ़ते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच exchange rate is officially
फिक्स्ड और पैक्ड in terms of gold or any other currency by the government is called fixed exchange rate system। अर्थात ये वो सिस्टम है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट जानबूझकर एक फिक्स्ड वैल्यू तय करती है कि $1 की कीमत क्या होनी चाहिए। ये कीमत ऑफिशियली फिक्स की जाती है सरकार के द्वारा, ये देखते हुए कि हमारे देश में गोल्ड कितना है और फॉरेन करेंसी का भंडार कितना है। इसके आधार पर गवर्नमेंट तय करती है कि $1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर्स ड्यू टू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने कीमत बढ़ा दी डॉलर की तो वो कहलाएगा हमारे देश के लिए डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और अगर गवर्नमेंट ने डॉलर की कीमत को घटा दिया तो उससे हमारे देश की वैल्यू बढ़ जाएगी, करेंसी की वैल्यू, तब वो कहलाएगा रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के ही पार्ट्स हैं। डिवैल्यूएशन अकर्स व्हेन द एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज्ड बाय द ऑफिशियल एक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक अंडर पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो डिवैल्यूएशन यहां पर तब होगा जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करेगी। जैसे कि $1 पहले 80 का था, अब 90 का हो गया, तो इससे एक्सचेंज रेट बढ़ गया जिसकी वजह से हमारा रुपया कमज़ोर हुआ, यानी कि हमारे देश के रुपए की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तब उसे बोलेंगे यहाँ पर डिवैल्यूएशन। द डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी वुड मेक इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव। इससे हमारे देश के लिए इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा क्योंकि हमारे देश के रुपए की वैल्यू को गिरा दिया गया है। एंड आवर एक्सपोर्ट्स चीपर, और हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे। अर्थात विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए हमारे देश के गुड्स पहले से सस्ते हो जाएंगे, जिसका नतीजा क्या निकलेगा? एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट वुड इंक्रीज, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एंड इम्पोर्ट वुड डिक्रीज, और हमारा इम्पोर्ट कम हो जाएगा। सेम ऐसे पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन के बारे में। रिवैल्यूएशन इंप्लाइज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारे देश का रुपया मजबूत हुआ है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल, डॉलर यहां पर लिया हुआ है कि अगर डॉलर के कंपैरिजन में हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तब वो कहलाएगा रिवैल्यूएशन। व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिक्रीज्ड बाय द ऑफिशियल एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि यहां पर सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल एक्शन के द्वारा एक्सचेंज रेट को गिरा दिया जाएगा, यानी कि $1 पहले से सस्ता हो जाएगा। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है, $1 अगर 80 रुपीज़ का था और अब उसको कर दिया गया 70 रुपीज़ का, तो इससे डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हुई, लेकिन हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, और इसीलिए इसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन। द रिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी वुड मेक इंपोर्ट्स चीपर एंड अवर एक्सपोर्ट्स कॉस्टली। रिवैल्यूएशन की वजह से हमारे देश में अब इंपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा क्योंकि हमारे देश के लोगों के लिए कीमत कम हो जाएगी फॉरेन के गुड्स की, क्योंकि हमारे देश के रुपए की वैल्यू बढ़ा दी गई है। एंड अवर एक्सपोर्ट्स कॉस्टली, और हमारे देश के जो गुड्स हैं वो फॉरेनर्स के लिए महंगे हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट वुड डिक्रीज एंड इंपोर्ट वुड इंक्रीज। देन पैरिटी वैल्यू, यही कहलाती है पैरिटी वैल्यू जब सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट गोल्ड को देखते हुए ये तय करती है कि फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। पैरिटी वैल्यू इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। दिस इज नोन एज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स और डिमेरिट्स। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं। अगर गवर्नमेंट के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जा रहा है कि $1 कितने का होना चाहिए, तो इसके फायदे क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट विच एनकरेजेज फॉरेन ट्रेड, यानी कि इससे अगर गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है डॉलर की कीमत को, तो इससे एक्सचेंज की कीमत जो होगी
वो स्टेबल रहेगी, यानी कि स्थिर रहेगी, जिसकी वजह से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जब एक्सचेंज रेट स्टेबल हो जाएगा तो उससे विदेशी व्यापार में रिस्क कम हो जाएगा, जिसकी वजह से देश में अधिक से अधिक लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, यानी कि देश में फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिलता है इससे। पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रिवेंट्स कैपिटल आउटफ्लो। अगर गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है डॉलर की कीमत, तो इससे देश की जो पूंजी है वो बाहर जाने से बचेगी, जिसकी वजह से हमारा रुपया और ज़्यादा मजबूत होगा। दैट मीन्स कैपिटल का आउटफ्लो रोका जा सकता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के द्वारा। एंड पॉइंट नंबर 3, इट प्रिवेंट्स स्पेक्यूलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बहुत से लोग देश में ऐसे हैं जो कि डॉलर्स में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, ये सोचकर कि जब कीमत बढ़ जाएगी डॉलर्स की उनको बेच दिया जाएगा। यही कहलाता है स्पेक्यूलेशन। लेकिन अगर हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करते हैं तो इससे स्पेक्यूलेशन को, यानी कि डॉलर्स में जो सट्टेबाजी हो रही है, उसे रोका जा सकता है। डिमेरिट्स। पॉइंट नंबर 1, फियर ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमेशा ये भय बना रहता है, ये डर बना रहता है कि हमारे देश के रुपए की वैल्यू को कहीं कमज़ोर ना कर दिया जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार जानबूझकर उसे कमज़ोर इसलिए करती है ताकि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाए और रिजर्व बैंक के पास अधिक से अधिक फॉरेन करेंसी आए। पॉइंट नंबर 2, बेनिफिट्स ऑफ फ्री मार्केट आर डिप्राइव्ड। यानी कि डिमांड और सप्लाई से जब कीमत तय की जाती है तो उससे जो फायदे हमें मिलने चाहिए, अब हम उन फायदों से वंचित रह जाएंगे। यानी कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के जो मेरिट्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डॉलर की वैल्यू को फिक्स किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यहां पर हमेशा यह डर भी बना रहता है कि कहीं इंडियन रुपये की करेंसी को ज़रूरत से ज़्यादा घटा ना दिया जाए या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा ना दिया जाए, क्योंकि अगर रुपए की वैल्यू को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया तो हमारे देश का एक्सपोर्ट घट जाएगा और फॉरेनर्स हमारे देश के गुड्स खरीदना बंद कर देंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू एडजस्ट फ्रीली एज डिटरमाइंड बाई डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी कि ये वो सिस्टम है जिसमें डॉलर की वैल्यू डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। यानी कि हमारे देश में डॉलर की डिमांड कितनी है, हमारे देश में लोग कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं डॉलर पर, अर्थात डॉलर खरीदने को तैयार हैं क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है, और विदेशों से हमारे देश में डॉलर आ कितने रहे हैं, उनकी सप्लाई कितनी हो रही है। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर अगर डॉलर की वैल्यू को या किसी भी देश की फॉरेन करेंसी की वैल्यू को डिसाइड किया जा रहा है कि वो कितने की होनी चाहिए, तब वह कहलाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देयर इज नो ऑफिशियल इंटरवेंशन। यहाँ पर सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी। जो भी रेट तय होगा वो केवल और केवल डिमांड और सप्लाई पर ही निर्भर करेगा। तो यहां पर हमें देखने को मिलेंगे डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी अकर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से ही हमें देखने को मिलता है डेप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी या फिर एप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। द exchange rate of a currency is determined by demand and supply of foreign currency in the foreign exchange market। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितनी है फॉरेन एक्सचेंज की, उसे देखते हुए कीमत निर्धारित की जाती है फॉरेन एक्सचेंज की, यानी कि एग्जाम्पल डॉलर की।
एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, यही बात अगर हम लोग डायग्राम के हिसाब से बताएं, ग्राफ के हिसाब से, द इंटरसेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस द फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन डोमेस्टिक करेंसी एंड फॉरेन करेंसी एंड इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। जब डिमांड और सप्लाई के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि हमारे देश की करेंसी के बीच और फॉरेन एक्सचेंज के बीच क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए, तो वही कहलाता है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट बाय डिमांड एंड सप्लाई, और इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। यानी कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम रेट आएगा, एक्सचेंज रेट जो आएगा, वो संतुलित होगा हमेशा, क्योंकि उसे डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित किया गया है। डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारे देश की करेंसी यानी कि रुपए की कीमत को यहां पर गिरा दिया गया है इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी कॉज्ड बाई राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसका कारण क्या रहा? फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ना, यानी कि $1 80 रुपये से 90 रुपये का हो गया, जिसकी वजह से हमारा रुपया कमजोर हो गया। तो इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी कॉज्ड बाई राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एग्जाम्पल वही है जो मैंने भी आपको बताया था। अगर $1 80 रुपये से 90 रुपये का हो गया, तो इसकी वजह से हमारे देश की करेंसी की वैल्यू गिर गई, जिसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट वुड इंक्रीज, यहां पर एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा क्योंकि फॉरेनर्स के लिए हमारे गुड्स सस्ते हो जाएंगे। एंड इम्पोर्ट वुड डिक्रीज, और हमारे देश का इम्पोर्ट गिरेगा क्योंकि हमारा रुपया कमजोर हो गया, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों के लिए अब फॉरेन के गुड्स महंगे हो जाएंगे, इसलिए उन्हें वो कम खरीदेंगे, इसलिए इंपोर्ट कम हो जाएगा। एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, जो कि डेप्रिसिएशन का जस्ट उल्टा है। एप्रिसिएशन इज द राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारे देश का रुपया मजबूत हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी caused by fall in foreign exchange rate in the foreign exchange market under the flexible exchange rate system। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत अगर हमारे देश के रुपए की वैल्यू को बढ़ाया गया है डिमांड और सप्लाई के द्वारा, तो वही कहलाएगा एप्रिसिएशन, जिसमें फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि $1 जो पहले 80 रुपीज़ का था, अगर अब वो रह गया 70 रुपीज़ का, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू तो घट गई, लेकिन हमारा रुपया मजबूत हो गया, जिसे बोलेंगे एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट वुड डिक्रीज एंड इंपोर्ट वुड इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारे देश का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट डिक्रीज होने का कारण है फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू का डिक्रीज होना, क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे कि 80 से 70 पे आ गई, तो फॉरेनर्स के लिए अब हमारे देश के जो गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो उन्हें कम खरीदेंगे और हमारा एक्सपोर्ट घटेगा और इंपोर्ट हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश के लोगों के लिए फॉरेन के गुड्स सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि हमारे रुपए को मजबूत बना दिया गया है डिमांड और सप्लाई के द्वारा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट नंबर 1, डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड, यानी कि यहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट या सरप्लस पैदा हुआ है वो अपने आप सही हो जाएगा, अर्थात वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यहां पर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। डेफिसिट तब कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब रिसिप्ट्स हो कम, फॉरेन एक्सचेंज देश में आया हो कम और पेमेंट्स करनी पड़े ज़्यादा। और सरप्लस तब कहलाता है जब रिसिप्ट्स हो ज़्यादा, यानी कि फॉरेन कंट्री से हमारे देश में ज़्यादा पैसा आ रहा है और पेमेंट करनी पड़ेंगी कम, तब वो कहलाता है सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हमें करेक्ट नहीं करना पड़ता। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में वो अपने आप करेक्ट हो जाता है, अर्थात वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यहां पर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।
देयर इज नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू होल्ड एनी फॉरेन रिजर्व, यानी कि यहां पर गवर्नमेंट को, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अपने पास होल्ड करके नहीं रखना पड़ता। पॉइंट नंबर थर्ड, इट फ्रीज द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से देश में जो भी समस्याएं पैदा होती हैं, उन समस्याओं से गवर्नमेंट फ्री हो जाती है, क्योंकि यहां पर समस्याएं पैदा होंगी ही नहीं, क्योंकि डेफिसिट अगर निकला या सरप्लस अगर निकला बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फ्री हो जाती है। गवर्नमेंट को अब यहां पर चिंता नहीं सताएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कि उसमें डेफिसिट आ रहा है कि सरप्लस आ रहा है, अपने रिजर्व को बढ़ाना है कि घटाना है। डिमेरिट्स, पॉइंट नंबर 1, इट एनकरेजेस स्पेक्यूलेशन लीडिंग टू फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट। यहां पर बढ़ावा मिलेगा सट्टेबाजी को। किस चीज में सट्टेबाजी? डॉलर्स में। लोग डॉलर्स में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये सोचकर कि कीमत बढ़ने पर उन्हें बेच देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार हमें दिखाई देगा कि डॉलर की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ी से घट रही है। जब कीमत बढ़ेगी तो लोग उन्हें बेचेंगे, और जब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स पहुँचेंगे तो उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने पर फिर उनकी कीमत एकदम डाउन आनी शुरू हो जाएगी। तो स्पेक्यूलेशन यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 2, वाइड फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट कैन हैम्पर फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज। जब फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट में, यानी कि डॉलर की वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा और घट जाएगी, तो इससे फॉरेन ट्रेड पर असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घटेगा हमारे देश का, दैट मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, एंड कैपिटल मूवमेंट पर भी असर पड़ेगा, यानी कि जो पूंजी का ट्रांसफर होता है हमारे देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से कैपिटल आती है हमारे देश में, वो भी घट जाएगी। अर्थात दोनों ही देशों का नुकसान होगा इसके अंदर, हमारे देश का भी और दूसरी कंट्री का भी। नंबर 3, इट डिस्करेजेज इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे ऐसे समय पर। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है प्योरली, तो लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं दूसरे देश में, और इंटरनेशनल ट्रेड से भी डरते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अर्थात वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ जाता है। और लास्ट टॉपिक आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग, इस सेशन का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट नहीं है अभी, चैप्टर तो अभी थोड़ा और बाकी है। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए थे फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू निकालने के। 2 तरीके हम लोग पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तीसरा तरीका है मैनेज्ड फ्लोटिंग। इट इज अ सिस्टम इन विच सेंट्रल बैंक अलाउज द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज, यानी कि वो तरीका है जिसमें सेंट्रल बैंक ने छूट दे दी, अलाउ कर दिया कि फॉरेन एक्सचेंज की जो वैल्यू है वो निकाली जाएगी मार्केट फोर्सेस के द्वारा, दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई के द्वारा। बट इंटरवेंस एट टाइम्स, लेकिन समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें टांग भी अड़ाता रहता है, अर्थात उसकी वैल्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट भी करता है, टू इन्फ्लुएंस द रेट, ताकि वो रेट पर अपना प्रभाव दिखा सके। दैट मीन्स जब चाहे रेट को बढ़ा दे और जब चाहे तब रेट को गिरा दे। रेट किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज रेट। दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो यह एक हाइब्रिड है जिसमें रेट फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि डिमांड सप्लाई के हाथ में है रेट, और गवर्नमेंट का उसमें इंटरवेंशन भी होगा, इसलिए वो फिक्स्ड भी है। अंडर क्लीन फ्लोटिंग, एक्सचेंज रेट इज मार्केट डिटरमाइंड विदाउट एनी सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। क्लीन फ्लोटिंग तब कहलाता है जब एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक का कोई भी इंटरवेंशन ना हो, कोई भी दखलंदाजी ना हो, जैसे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्योंकि सेंट्रल बैंक की कोई दखलंदाजी नहीं होती, तो वही कहलाता है क्लीन फ्लोटिंग। लेकिन मैनेज फ्लोटिंग में इसे बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। बट इन मैनेज फ्लोटिंग सेंट्रल बैंक इंटरवेंस, यानी कि इंटरफेयर करता है वो, टू रिड्यूस फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, ताकि एक्सचेंज रेट की जो फ्लक्चुएशंस हैं
उन्हें कम से कम किया जा सके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई सम इंटरवेंशन in exchange rate movement by monetary authority but intervention is discretionary। यानी कि यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब चाहे तब, जब उसका मन आएगा तब एक्सचेंज रेट में इंटरवेंशन करेगा, और करेगा कि नहीं करेगा ये उसकी इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि ये डिस्क्रेशनरी है, इंटेंशनली करता है वो जानबूझकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटेंशनली जानबूझकर कभी तो रेट को बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, बल्कि है वो डिमांड सप्लाई के हाथ में, अर्थात डिमांड सप्लाई के हाथ में छोड़ रखा है कि डिमांड सप्लाई के आधार पर जब चाहे तब जो चाहे वो वैल्यू निकल के आएगी फॉरेन एक्सचेंज की। लेकिन उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी टांग जरूर अड़ाता है अपने फायदे को देखते हुए, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है डर्टी फ्लोटिंग, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ठीक से अपने पास मेंटेन भी कर सके, और जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में उन्हें भी कंट्रोल कर सके, ताकि देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े। इसलिए इसे कहा जाता है डर्टी फ्लोटिंग। तो यहां पर आपका ये सेशन एंड होता है। बाकी इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।